किसी भी देश की तरक्की के पीछे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन जरा सोचिए जिन युवाओं की देश को जरूरत है वो युवा डिप्रेशन, एंजाइटी, मोटापा, माइग्रेन और एसिडिटी जैसी कई और बीमारियों से घिरे हों तो कोई भी देश तरक्की कैसे कर सकता है। तरक्की करने के लिए जरूरी है देश का हर युवा फिट और निरोगी हो। एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। यानी निरोगी होना सबसे बड़ा सुख है। और आपको अपनी काया कैसे निरोगी रखनी है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि देश के युवाओं को हम कैसे फिट और निरोगी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। आज हम संजीवनी में किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बीमारियों से अलग एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कितने जरूरी हैं और इनके फायदे क्या हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में आज आपको हम बताएंगे कि कैसे बनाएं अपने बच्चों को जीनियस। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है। अगर आपका वजन कम हो रहा है, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, तो हो जाइए अलर्ट। कहीं खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी तो नहीं। चलिए तो कार्बोहाइड्रेट्स पे डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स आखिर है क्या जी। और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ यही कि हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कितना जरूरी होता है। जी देखो, जैसे हमारे शरीर में हम जो भोजन खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी उसका एक हमारे भोजन का एक हिस्सा है, काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन सेल्स को नरिश करता है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मसल्स में, लिवर में एनर्जी जो स्टोर होती है, जिसका के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के उसकी जरूरत पड़ती है। बहुत से फंक्शंस हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या हमारे ब्रेन का, किडनी का, लिवर का जो फंक्शन, सबके लिए एनर्जी जरूरत हो। इट्स ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना है आजकल कि कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, उससे जो है मोटापा आ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जो है समझना है कि किस तरह के कार्ब्स आपको खाने हैं, किस तरह, कितनी मात्रा में खाने हैं, ये सब समझना चाहिए, क्योंकि बॉडी में हर चीज की आवश्यकता के अनुसार हमें उसका सेवन करना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर के लिए, उसकी बहुत आवश्यकता है। विशेष रूप से फाइबर की उसमें जो है क्वांटिटी अधिक होती है। तो जहाँ तक हम देखें कि अगर हमें कई बार जरूरत है कि फाइबर बॉडी में जाए ताकि हमारा जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहे, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स की। और कार्बोहाइड्रेट्स को हमें रेगुलरली सेवन करना चाहिए। कितना करना चाहिए और किस फॉर्म में करना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे इसी शो में। ज्यादा अच्छी और जानकारी देंगे इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये मैंने ये सुना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जी। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और बुरे कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या डिफरेंस है, ये इसके बारे में? बिल्कुल आपने सुना है और आजकल चर्चा होती है गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स, ऐसे जो चलता है। खासतौर से जो लोग हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जो वेट का ध्यान रखते हैं, तो इस प्रकार से होता है। गुड कार्ब्स का मतलब होता है कि जो हमारे अनप्रोसेस्ड चीजें हैं, हमारी जो गेहूं है, चावल है, आलू है, जो नेचुरल फॉर्म में जो चीजें हैं उनको गुड कार्ब्स कहते हैं, अच्छे हैं, उनको खाया जा सकता है। बैड कार्ब्स का मतलब होता है यहाँ पर कि जो प्रोसेस्ड हो जाते हैं, जैसे कि आजकल देखा होगा आपने कितना एडिड शुगर वाले चीजें, कैंडीज हो गई, चॉकलेट्स हो गई, या और हमारे जो आजकल जो चावल भी हैं, पॉलिश्ड चावल आ गए हैं बिल्कुल, और रिफाइंड जो हमारे ग्रेन्स आ गए हैं जिनको के बहुत ज्यादा रिफाइन किया गया। जैसे मैदा होता है, मैदा भी एक रिफाइंड फ्लावर उसको बोलते हैं, मतलब आटा नहीं है वो। आटा तो एक होल ग्रेन का पिसा हुआ है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा रिफाइन करके मैदा बन जाता है, फिर मैदे से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो इनको बैड कार्ब्स कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होता है बैड कार्ब्स का, क्यों उनको बैड कार्ब्स कहा गया, कि जब आप उनको खाएंगे, जैसे आपने थोड़ी कोई टॉफी खाई, चॉकलेट खाई, मिठाइयाँ भी जो हमारी हैं आपने खाई, तो एक तो एनर्जी तो मिलती है उससे भी, उसमें भी है कार्बोहाइड्रेट, वो भी आपको एनर्जी देगा।
लेकिन वो एनर्जी थोड़ी देर में ही खत्म हो जाती है, फिर आपको भूख लग जाती है थोड़ी देर बाद, तो फिर आप खाते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम हमारा थोड़ा सा बिगाड़ने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं तो आपका जो है वेट बढ़ने लगता है फिर, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा चली जाती है, एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती है, इसलिए उनको बैड कार्ब्स कहा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने से या ज्यादा लेने से कौन कौन सी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की जब मात्रा उचित नहीं होगी बॉडी में, ज्यादा होगी तो मोटापा आएगा, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह के रोग आपको आएंगे। और कम होने की वजह से वीकनेस वाले लक्षण आप में दिखेंगे। अगर आपको देखेंगे कि फटीग हमेशा बना रहता है, डिजीनेस, चक्कर आते रहते हैं, मसल्स में पेन होता रहता है, या फिर जो है डिप्रेशन भी आ जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर डेफिशिएंसी हो कार्बोहाइड्रेट्स की तो बॉडी में थोड़ा सा माइंड में डिप्रेशन सा लगता है, एक लेजीनेस की फीलिंग रहती है, या सिर दर्द हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है कई लोगों को अगर अधिक मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं। तो इस तरह से लक्षण है ये, और बड़ा अच्छा है कि हम इस लक्षणों को पहचाने या इन रोगों को पहचाने, ताकि हमें पता चले कि कारण क्या है। कभी कभार हम जो है रोग का इलाज किए जा रहे हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है रोग का इलाज कर रहे हैं लेकिन कारण भी उसके साथ साथ ही सेवन कर रहे हैं, तो उसका फायदा ही मिलेगा नहीं कभी आपको, क्योंकि इधर से आप रोग के कारण को कम करने के लिए दवाई खा रहे हैं, इधर से जो है आप कारणों को बढ़ा रहे हैं। जैसे कितने लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सुबह सुबह बताते हैं जी एक गोली रोज खाते हैं एंटासिड, एसिडिटी के लिए, बहुत प्रकार के कई नामों से मिलती है गोली, और 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं। बहुत अच्छा काम है, इधर से आपने एंटासिड लिया, उधर से एसिड डाल दिया, इधर से स्नान करके बाहर निकले, उधर मिट्टी डाली अपने सिर के ऊपर। तो ऐसा काम नहीं करना है, इसको प्रज्ञापराध कहते हैं, बुद्धि का दुरुपयोग कहते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग, वो भी करते हैं। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वो भी एक गोली सुबह 5 मिनट बाद चाय पी लिया। तो ये नहीं करना है, इसलिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि लक्षण हमें समझ में आ जाए और कारण समझ में आ जाए तो हमारा आधा काम हो जाता है। फिर हम कारण को हटाना बहुत जरूरी है। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के आयुर्वेदिक सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बहुत अच्छा सोर्स तो सबसे बढ़िया हमारा गेहूं है, लेकिन उसको आपने क्या करना है, उसको जो उसकी जो कई बार हम छान के वो फेंक देते हैं, उसकी छानस, उसको नहीं फेंकना, होल ग्रेन आपको लेना है, बहुत बढ़िया। चावल कोशिश करिए अनपॉलिश्ड चावल। आजकल आपने देखा होगा एक नया फैशन चला है, ब्राउन राइस लोग खाते हैं, तो वो ब्राउन राइस भी इसीलिए खाते हैं कि अनपॉलिश्ड होता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम थोड़ा सा प्राचीन समय से देखें तो हमारे यहाँ कभी पॉलिशिंग नहीं होती थी। अभी थोड़ा सा ये राइस मिल्स वगैरह में शुरू कर दिया है कि देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो पीला सा चावल होता है कई बार ये बड़ा दिखने में बहुत सफेद नहीं दिखता है, तो हम सोचते हैं ये गंदा है, इसको नहीं खाएंगे, लेकिन वो अच्छा है आपकी सेहत के लिए। इसी तरह से अगर कोई भी आप फल खा रहे हैं तो फल होल खाइए पूरा, वो नहीं जरूरी नहीं आपने एक जूस का डब्बा ले आए हैं कि जी ऑरेंज जूस पी रहे हैं हम, या क्योंकि वो सब एक तरह से प्रोसेस्ड है। तो नेचुरल सोर्स हमें लेना चाहिए। नेचुरल सोर्स में जैसा कि मैंने कहा चावल है, गेहूं है, हमारे फल हैं, या जितने भी जो हमारे और अन्न हैं, अगर सब्जियां भी हैं, आलू भी आप खाएं, उसमें भी होता है कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जिसके अंदर भी आपको मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके जैसे सब्जियां कुछ हैं विशेष रूप से जिनमें थोड़ा मीठापन होता है, जैसे शकरकंदी है, या फिर पेठा जो है पंपकिन, उसमें भी होता है। तो ये हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, इनको नेचुरल तरीके से ही आपको प्रयोग करना चाहिए। आजकल क्योंकि हम थोड़े आलसी हो गए हैं, या हम पता नहीं अपने आप को समझते हैं हम थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, तो अब कैंडी की फॉर्म में सब चीजें खा रहे हैं लोग। आयुर्वेदिक कैंडीज भी आ गई हैं बहुत सारी, तो क्यों ना नेचुरल ही खाएं। नेचुरल इज मच बेटर देन एनीथिंग एल्स। तो कोशिश करना चाहिए नेचुरल सोर्स से लें, नेचुरल फॉर्म में लें, आप चाहे उसको पका के खाएं, बना के खाएं, जैसे भी, लेकिन नेचुरल तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हुए कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसका हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जिन चीजों की? इसमें मेनली देखिए, ये मेन हमें सावधानी ये रखनी कि जब जितना भी आप खा रहे हैं वो पचना चाहिए पूरा।
अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो उसका जो एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी में, क्योंकि जो पचा नहीं, जो चीज पची नहीं है तो पचेगी नहीं, तो उससे शक्ति कैसे मिलेगी। और दूसरा, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि आम जो बन जाएगा, अगर पचेगा नहीं तो आम बनेगा। इसलिए आपको खाना है उचित मात्रा में। अगर आपको लगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जनरली थोड़े हैवी होते हैं डाइजेस्ट होने में, कोई आप गेहूं की चीज बना रहे हैं, मिठाई कोई खा रहे हैं, मीठी चीज खा रहे हैं, तो थोड़ा सा हैवी होते हैं। आलू भी जैसे थोड़े हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने में। तो कोशिश करिए कि जब आप उनको पकाते हैं तो उसमें कुछ अदरक वगैरह ऐसी चीजें डालें जो डाइजेस्टिव होती हैं, स्पाइसेस का प्रयोग करें, और साथ में थोड़ा डाइजेस्टिव चूर्ण जो है आप जरूर खाएं। हमारे यहाँ जीवा में हमने एक विशेष बड़ा टेस्टी चूर्ण बनाया डाइजेस्टॉल के नाम से। डाइजेस्ट ऑल, सब चीज को डाइजेस्ट करता है, तो वो आप रख सकते हैं। थोड़ा खाया टेस्टी भी है और आपको पाचन भी करेगा। चंडीगढ़ से हमारी कॉलर रुचिका जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी रुचिका, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, मुझे सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। अच्छा। सुबह के टाइम पे या जब कभी भी मैं कुछ भी थोड़ा सा भी ठंडा खा लूं तो मुझे बहुत छींकें आती हैं, नाक से पानी भी बहता है और आंखों में भी मेरे बहुत खुजली सी शुरू हो जाती है, और कई बार पानी निकलता है और खुजलाते रेड हो जाती हैं, सूज जाती हैं आंखें। जी हाँ, देखो, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल बहुत लोगों को होती है। इसको अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आपको एलर्जी हो गई है। तो करना क्या है, नाक, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सी चीजें बताता हूँ आपको। एक तो सौंठ का चूर्ण आप ले लीजिए और सुबह शाम एक चम्मच अगर ज्यादा लगता है आपको, क्योंकि टीस्पून लेना, छोटा जो चम्मच होता है, उसको शहद में मिला करके आप ले लीजिए। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा गर्मी करता है ज्यादा तो आधी मात्रा कर लो उसकी। दूसरा, जो आपने एक बहुत अच्छा एक सिम्टम बताया कि खुजली भी आती है, आंख लाल हो जाती है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि बहुत गर्मी भी हमें बॉडी में नहीं चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा मुलेठी का चूर्ण मिल जाए तो मुलेठी और सौंठ का चूर्ण बराबर आप मिला लीजिए, तो ये एक बहुत बढ़िया नुस्खा आपका बन जाएगा। हल्दी बहुत अच्छा काम करती है इसमें। चौथाई चम्मच हल्दी 1 कप गर्म दूध में अच्छी तरह से मिला करके रात को सोते समय पी लीजिए। हरियाणा से दीपक भी हमारे कॉलर हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी दीपक, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरे पाँव में एक छोटा सा दाना उभरा था जिसमें थोड़ा पानी भरा था। फिर थोड़ी खुजली की शुरुआत हुई और वो आगे चल के बढ़ता गया और दाने हो गए साथ में। अच्छा। तो सर, इसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा। अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह भी ली तो कुछ नहीं बन पा रहा अच्छे से। देखिए, कई बार होता है इस तरह से, खास तौर से बरसात का पानी, गंदा पानी कहीं संपर्क में आ गया, एक छोटा सा बना, फिर वो उसका जो अंदर जो विष है, उसका जो टॉक्सिन्स है, वो और साइड की स्किन में भी फैल गए और दाने निकल गए। तो सिंपल प्रोसीजर इसमें एक तो ये है कि रक्त शोधन, खून की सफाई करनी है। खून की सफाई के लिए जैसा हम आपको आयुर्वेद में बताते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी अच्छी औषधियां हैं, कुछ चीजें आपके इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, उनको आप जरा थोड़ा देखेंगे तो मिल जाएंगी। जैसे कि नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते 5-6 चबा करके खाइए सुबह। नीम के पेड़ अगर है तो थोड़ी छाल भी निकाल लो उसकी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं करना, छोटी सी छाल उसकी निकालो और उसको थोड़ा घिस के पत्थर पे पानी के छींटे से एक पेस्ट बन जाएगा, हल्का सा पतला सा, वो वहां लेप कर लीजिए। जो आपको छाले हो गए, गजब का काम करती है। नहीं तो नारियल तेल में थोड़ा कपूर मिला करके वो लगा लीजिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों को जीनियस कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ आपको करना होगा? देखिए, बच्चे को जीनियस बनाना या उसकी जो है मानसिक विकास, बुद्धि का विकास जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कई चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको समझना चाहिए। आजकल हम समझते हैं कि बच्चों को हम ज्यादा जितना उसमें ये टेक्नोलॉजी में एंगेज करके रखेंगे तो वो शायद ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना बच्चा उस उम्र में थोड़ा सा माइंड उसका रिलैक्स रहेगा, थोड़ा खेले, खासतौर से अगर आउटडोर गेम्स वो ज्यादा खेले। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर आप देखें उनको, कि जो सुपर जीनियस लोग हैं, उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखें, उनका बचपन देखें, तो बचपन में वो इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं थे। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ वो ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। नॉर्मल जो लाइफ है उसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। ये तो एक बहुत एक साधारण सी चीज है जो मैंने इसलिए बताई कि आजकल काफी बच्चे जो हैं उनको आउटडोर फैसिलिटीज नहीं है या कुछ ऐसी चीजें नहीं है जहाँ उनका रिक्रिएशन हो,
जहाँ उनके माइंड का जो है विकास हो। कुछ ऐसे गेम्स आजकल नहीं है जहाँ उसको दिमाग कुछ लगाना पड़े। ज्यादातर गेम भी बड़े डल गेम, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता, तो वो उसकी बुद्धि वहाँ ठप होनी शुरू हो जाती है। साथ में भोजन हमारे ऐसे आ गए, जो बच्चा जो खाता है, जंक फूड खा रहा है और ये सब चीजें खा रहा है, तो उससे भी जो है बुद्धि का विकास या कुछ ऐसा नहीं होता। खाने में कम से कम थोड़ा बादाम उसको खिलाएं। बच्चों को अगर आप बादाम का सेवन कराएं, 2-3 बादाम रात को भिगो दीजिए, सुबह वो चबा करके खाए, छिलका उतार के, या उसको घोट के दूध में मिला के पिला दीजिए। आंवला बहुत अच्छा रहता है, आंवले का मुरब्बा खिलाएं, च्यवनप्राश खिलाएं, आंवला ताजा है वो खिलाएं, आंवले का चूर्ण, आंवले की टैबलेट सब मिलता है। ब्राह्मी बहुत अच्छी है, ब्राह्मी के ऊपर काफी रिसर्च भी हुई है, ब्राह्मी का टैबलेट वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक हमने मेमोरी का नाम से सिरप भी एक बनाया, उसमें ब्राह्मी, शंख पुष्पी, सब तरह की चीजें उसके अंदर हैं। सफेद पेठा बहुत अच्छा काम करता है, सफेद पेठे का आप हलवा बना सकते हैं, सफेद पेठे का जूस निकाल के उसको थोड़ा शहद मिला करके बच्चों को पिला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि देयर शुड बी ए बैलेंस, उनकी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, सब मिला करके। ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली जो है प्रेशर उनके माइंड पर, आजकल पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा बच्चों पर हम डाल देते हैं कि बुद्धि विकास होने की वजह से वो दब जाती है उनकी। एक ही तरह की प्रॉब्लम उसमें ये कि एक ही तरह की पढ़ाई चल रही है, बस जो रट्टा लगाएगा वो अच्छा बच्चा है, जो रट्टा लगा करके लिख देता है एग्जाम में, पर ये गलत तरीका है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रट्टा नहीं लगा सकते लेकिन वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो हमें इसका भी कुछ करना पड़ेगा, हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। जीवा में हमने एक स्कूल भी खोला है, ऐसा स्कूल हमारा चलता है फरीदाबाद में, आप कभी आके देखना चाहें, जहाँ बच्चों को हम इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं इस तरह के कि वो पढ़ाई भी करें लेकिन साथ साथ उनका एक नॉर्मल विकास शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर होना चाहिए।